थैंक यू धर्मेंद्र जी, बहुत ही अच्छा सेशन था आपका। और जैसा कि आपने कहा कि मैं चाह के भी नहीं जुड़ पाया, ऐसी का उस दिन व्यस्तता रही कि नहीं जुड़ सका। बड़ी इच्छा थी, बाद में मैंने रिकॉर्डिंग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू और सर। बहुत ही, हाँ, बहुत इंजॉयबल था, बहुत ही यूजफुल था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट वंडरफुल सेशन। और आप लोगों का बहुत आभार कि आप लोगों के सभी के शुभ शुभ कामनाओं से और सभी के गुड विशेस से अब वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग थोड़ा सा दूसरी भाषाओं में भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय संदर्भ में इतनी भाषाएं हैं और उतनी भाषाओं पे हम लोग की कोई पकड़ तो है नहीं। लेकिन कम से कम हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो सोचा यही गया कि भाई इसको अगर पूरे देश से ये मांग आई कि भाई हिंदी के साथ साथ थोड़ा अंग्रेजी में भी इसको शुरू किया जाए तो कैसा रहेगा। तो खैर उस पर हम लोगों ने विचार किया और सबकी राय बनी कि हम लोग कर सकते हैं। तो उसी को लॉन्च करने 26 तारीख को बेंगलोर में इस प्रोग्राम का इंग्लिश एडिशन लॉन्च हुआ। और अच्छा रहा कुल प्रोग्राम। अब देखिए उसका आउटकम क्या होता है, लेकिन 2 जुलाई से अंग्रेजी का ये प्रोग्राम शुरू होगा, यही प्रोग्राम इंग्लिश में शुरू होगा। तो आज का जो अ, विषय है, आज का जो संदर्भ है, वो बड़ा थोड़ा सा अलग ट्रेजेक्टरी पे मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, अलग उस पे ले चलना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन उन बातों के साथ साथ कुछ हम लोग को संवैधानिक, विधिक, प्रक्रियात्मक, संकल्पनात्मक, ये तमाम चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। और उन चीजों को हम लोग थोड़ा सा आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी चुनाव की बात होती है, जब भी राजनीति की बात होती है, बात तो उसमें आ ही जाती है। और जब चुनाव की बात आ जाती है तो फिर इसमें कुछ बहुत सारी संकल्पनाएं हैं जो कि हम लोगों को समझना चाहिए, जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे कि चुनाव में जो आपने अक्सर सुना होगा एडल्ट फ्रेंचाइज, कि भाई जो वयस्क मताधिकार है, ये जिसको भी, जो भी वयस्क है वो चुनाव में हिस्सा लेता है, मतदान करता है और ले सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी हो जाती है उसकी एडल्ट फ्रेंचाइज। तो वयस्क मताधिकार क्या है? देखिए, वयस्क मताधिकार का की अवधारणा बदलती रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी एडल्ट है, जो भी वयस्क है, वो चुनाव में मत दे सकता है, चुनाव में वोट डाल सकता है। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान के द्वारा 21 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी कि भाई 21 वर्ष की आयु सीमा जिसकी होगी वो एडल्ट माना जाएगा और वो चुनाव में मत देने का अधिकार रखेगा। लेकिन कालांतर में इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया और अब जिसकी भी आयु 18 वर्ष है वो मतदान कर सकता है। इसी प्रकार से हो सकता है आगे चल के 17 वर्ष हो जाए, 16 वर्ष हो जाए। ये अवधारणा बदलती रहती है और बदलनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ यंग लोग भी बहुत ही मैच्योर और परिपक्व हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली कोई भी एज का जब आप कट ऑफ रखते हैं तो भावना तो यही होती है ना कि भाई उस एज में आदमी परिपक्व हो जाएगा, निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएगा और वो निर्णय ले सकेगा। तो ये ध्यान रखिए कि वयस्क मताधिकार क्या होता है। दूसरी चीज, जो राजनीति में जो भी चुनाव होते हैं, आज चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव की अवधारणाएं और चुनाव के कानूनों पे हम लोग बात करेंगे, इसलिए मैं सीधे इन पे आ रहा हूँ कि जब चुनाव में आप जाते हैं तो चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें एक टर्म यूज होता है कि भाई आप बहुमत से जीते, है ना, इस फलाना कैंडिडेट को बहुमत मिला। तो देखिए, बहुमत का वैसे तो अर्थ ये होता है कि जो सबसे ज्यादा जिसको मत मिल रहा है वो उसका मत जो है 50% से अधिक होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि भाई बहुमत है। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में, आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, 100 लोग अगर वहां रहते हैं या 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 में आधा हुआ 500 और एक लोग और, अर्थात 500 + 1 लोग अगर आपको मत देते हैं तो कहा जाएगा कि आपके साथ बहुमत है। लेकिन ऐसा हमारे चुनाव सिस्टम में नहीं होता है। हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया है कि हमने
कि जो सर्वाधिक मत प्राप्त कर लेगा उसी को, मान लीजिए कि 1,000 लोग मतदाता है और उसमें 5 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, तो 500 में जिसको सबसे ज्यादा मत मिल जाएंगे उसी को बहुमत मान लिया जाएगा। तो बहुमत की क्या अवधारणा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुमत का मतलब सभी लोगों का बहुमत नहीं, बल्कि बहुमत का अर्थ होता है कि अधिकतम मत प्राप्त करने वाले को ही बहुमत मान लिया जाता है कि इसी को बहुमत प्राप्त है। और इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अर्थात प्रथम आओ विजयी कहलाओ। अगर हिंदी में इसको हम तर्जुमा करें इसका, तो आप प्रथम आइए। आप चाहे 30% वोट मिले, चाहे 35% वोट मिले, चाहे 40% वोट मिले, चाहे जितने भी आपको वोट मिले, लेकिन अगर आपके सबसे ज्यादा मत है तो आपको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि दो टर्म हम लोगों को समझने चाहिए। और एक टर्म होता है मतदाता। एक मिनट, जस्ट एक मिनट छोड़ करिएगा। शोर ना होने पर, सॉरी। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो दो प्रकार के लोगों को वर्गीकृत करता है। एक को वो कहता है कि ये इलेक्टर है, निर्वाचक है, और दूसरे को वो कहता है कि ये वोटर है, अर्थात मतदाता है। तो ये निर्वाचक और मतदाता ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक चीज नहीं है। निर्वाचक कौन कहते हैं? निर्वाचक का मतलब ये होता है कि जो लोग भी निर्वाचन आयोग के द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं वे सभी के सभी निर्वाचक होते हैं। इलेक्टर्स कहा जाता है उनको, इलेक्टर्स। हाँ, निर्वाचक कहा जाता है। ये सभी लोग अहर्ता है इनको कि ये निर्वाचन में योगदान कर सकते हैं, निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायः हमारे यहाँ 50% से लेके 70% तक के आसपास, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा 90% तक भी लोग मतदान में भाग लेते हैं। इस बार आपने देखा ही कि वेस्ट बंगाल के जो चुनाव हुए उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान। कई कई इसके पहले भी बहुत सारे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मतदान होता है, तो कहीं कम मतदान होता है, कहीं ज्यादा मतदान होता है। अर्थात 100 में से कहीं 80 लोग मतदान करते हैं, कहीं 85 लोग मतदान करते हैं, कहीं 50 लोग भी मतदान करते हैं। से जो लोग एक्चुअली मतदान करते हैं उनको वोटर कहा जाता है कि उन्होंने वोट दिया। तो ये बड़ी बारीक चीज है, लेकिन अक्सर इसमें लोग इस द्वंद को नहीं समझ पाते हैं। इसमें अपना वो भाव यही रखते हैं कि उनको लगता है कि वोटर और इलेक्टर दोनों एक ही चीज है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वोटर और इलेक्टर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों एक चीज नहीं होती है। चौथी चीज जो आपको समझना है कि अपने देश में जो मतदान, जो चुनाव इत्यादि सारी की सारी चीजें हैं, तो वो बाई एंड लार्ज पार्टीज के मंचों पे ही होती हैं। इंडिविजुअल्स भी भाग लेते हैं जो पार्टी से संबद्ध नहीं होते, लेकिन सामान्य रूप से हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में भाग लेती हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव में भाग लेती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को ये अधिकार है कि वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार इलेक्शन कमीशन देता है। उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो भी चुनाव होते हैं, या जब भी अगर चुनाव में आप कभी हिस्सा लेंगे, तो आपको दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त होंगे। और वो निर्वाचन क्षेत्र आपको समझना है कि वो दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है। और दूसरे प्रकार का निर्वाचन क्षेत्र होता है जो कि हम लोग कहते हैं कि वो सुरक्षित या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ये संविधान का प्राविधान है। और उस संविधान के प्रावधान के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं। तो एक प्रकार के बंदिशें हैं कि जो स्थान आरक्षित है उस स्थान से केवल उसी वर्ग के प्रत्याशी भाग ले सकते हैं। अगर कोई स्थान शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित है
वहाँ केवल शेड्यूल कास्ट ही उसमें प्रत्याशी हो सकते हैं। जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है, वहाँ केवल शेड्यूल ट्राइब्स ही प्रत्याशी हो सकते हैं। और शेष जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, चाहे वो सामान्य कैंडिडेट हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो। अर्थात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तो 543 निर्वाचन क्षेत्र पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सभी सामान्य लोग उन क्षेत्रों पे 131 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि 84 सीटें लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन 84 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और 47 सीटें जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। जब आप नीचे आते हैं, पंचायतों में जब आप आते हैं, तो पंचायतों में आपको दिखाई देता है कि पंचायत में अभी इस रिजर्वेशन है, और पंचायत में एक कैटेगरी और रिजर्वेशन की है, वो है महिला आरक्षण। जो आरक्षण की अभी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में हमको दिखाई देता है, उसी प्रकार का वो आरक्षण आज से कई दशक पूर्व अर्थात 1993 में उसको जो है पंचायत और नगर पालिकाओं में, महापालिकाओं में लागू किया गया था। तो वहां पे ये नियम बनाया गया था कि भाई महिलाओं को भी वहां पे आरक्षण दिया जाएगा, और 35% महिलाओं को उसमें आरक्षण दिया गया था। तो वहां पे पंचायतों में और नगर पालिकाओं में न केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है, कि महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन है। तो अब इसमें आइए देखते हैं कि कैसे रिजर्वेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे वहां पे लागू करते हैं। देखिए, इसमें होता ये है कि जब भी ये बात आती है कि भाई रिजर्वेशन होना है शेड्यूल कास्ट का, तो अब सवाल ये पैदा होता है किन निर्वाचन क्षेत्रों को शेड्यूल कास्ट के लिए हम रिजर्व करते हैं, और किन निर्वाचन क्षेत्रों को शेड्यूल ट्राइब के लिए हम रिजर्व करते हैं। संविधान इसमें बड़ा स्पष्ट है। उसका ये कहना है कि किसी भी राज्य, मान लीजिए कि राजस्थान की बात लेते हैं, कि राजस्थान में स्वदेशी राजस्थान से आती हैं, तो राजस्थान में जैसे स्थिति है कि राजस्थान में अगर हमको किसी शेड्यूल कास्ट निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित करना है कि कौन कौन से विधानसभा के क्षेत्र जो है वो रिजर्व होंगे शेड्यूल कास्ट के लिए, तो क्या किया जाएगा? किया ये जाएगा कि देखा जाएगा कि राजस्थान की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, क्या प्रोपोर्शन है। अर्थात राजस्थान की जनसंख्या अगर 100% मान ली जाए, ओवरऑल जनसंख्या राजस्थान की, तो उसमें देखा जाएगा कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, और उतने ही प्रतिशत स्थान जो है वहां पे आरक्षित कर दिए जाएंगे, सुरक्षित कर दिए जाएंगे विधानसभा में। अर्थात अगर राजस्थान में 15% शेड्यूल कास्ट है, तो 15% विधानसभा के स्थान शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। अगर वहां 20% शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, तो वहां 20% शेड्यूल ट्राइब्स के स्थान आरक्षित कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि किसी राज्य में जो जो प्रतिशत जनसंख्या का विधानसभा राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का होगा, उतने ही प्रतिशत स्थान उनके लिए विधानसभा में आरक्षित होंगे, उतने ही प्रतिशत स्थान लोकसभा में उनके लिए आरक्षित होंगे। और इस प्रकार से लोकसभा की जितनी भी सीटें राजस्थान के लिए आवंटित है, उन सीटों का उतने प्रतिशत शेड्यूल कास्ट के लिए और उतने ही प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित होगा, जो कि प्रतिशत उनका जनसंख्या में है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है कि जो राजस्थान ये महिलाओं का जो आरक्षण होता है, महिलाओं तो आप जानते हैं आधी आबादी कहा जाता है कि भाई महिलाएं तो आधी आबादी है। और जो हमारा अभी महिला ये आरक्षण का कानून बना है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए, उसमें कैसे क्या होगा, उसमें तो इस प्रकार की कोई बात है नहीं कि महिलाएं कहीं कम है कहीं ज्यादा है। लगभग हर निर्वाचन क्षेत्र में महिलाएं आधी आबादी है। लगभग पुरुषों के लगभग कंधे से कंधा मिला के उनकी आबादी होती है। तो आबादी के आधार पर तो कोई आरक्षण महिलाओं का हो नहीं सकता, चिन्हित की क्षेत्र जो है महिला का आरक्षित किया जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये कठिनाई आने वाली है कि कौन सी जो निर्वाचन
निर्वाचन क्षेत्र है आरक्षित करें महिलाओं के लिए। और संभवतः इसमें भी इलेक्शन कमीशन वही फॉर्मूला अपनाएगा जो कि वो उन्होंने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पे अपनाया हुआ है, कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पे भी जो महिलाओं के जो सीटें आरक्षित होती हैं, वो सारी की सारी सीटें एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लॉटरी के आधार पे आरक्षित होती है। और उसमें रोटेशन बना हुआ है कि आज ये सीट अगर महिलाओं के लिए आरक्षित है तो कल कोई और सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी, अगले चुनाव में कोई और सीट महिलाओं के लिए, वो रोटेशन चलता रहता है। तो यहाँ पे तो एक प्रकार से लॉटरी सिस्टम बना दिया आपने कि लॉटरी से तय कर लिया कि कितनी सीटें महिलाओं की आरक्षित होनी है, और लॉटरी डाल के उसको निकाल लिया और देखा कि वो पूरे राज्य में फैली रहे या पूरे निर्वाचन क्षेत्र में फैली रहे। इसी प्रकार से विधानसभा और लोकसभा के केस में भी यही संभावित है कि लॉटरी सिस्टम का प्रयोग करके और आपके राज्य की जितनी कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी है, तो 33% सीटें जो है लॉटरी के आधार पर निकाल दी जाएगी कौन कौन सी सीट है। हाँ, ये जरूर है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो ये कहता है कि भाई एक सीट महिला के लिए जब आरक्षित हो जाएगी तो वो सीट तब तक नहीं चेंज होगी या डी रिजर्व नहीं होगी जब तक कि अगला डिलिमिटेशन नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी लोग हमारे इसमें जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, वो उसमें एक अच्छाई ये है कि लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली सीटें तब तक आरक्षित रहेंगी महिलाओं के लिए। कहूँ कि मान लीजिए जैसे कानपुर है, अगर कानपुर की सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई तो फिर वो सीट अगले डिलिमिटेशन तक चलेगी, अगला होगा। नॉर्मली डिलिमिटेशन 10 साल पे होते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन 10-10 साल पे नहीं भी हो पाते हैं। लेकिन जब तक डिलिमिटेशन अगला नहीं होगा तब तक वो सीट पक्की महिला के लिए सुरक्षित रहेगी। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जैसे देखिए आपने कोई महिला सीट आरक्षित हुई, मान लीजिए कानपुर की महिला सीट आरक्षित हुई, और महिला सीट आरक्षित होने के बाद उस महिला को पता चला कि साहब अगले चुनाव में तो ये सीट बदल जानी है, तो पुरुष की सीट हो जाएगी या ये रोटेट हो जाएगी। तो उसका जो काम करने का जज्बा है, उस निर्वाचन क्षेत्र में दृढ़ता के साथ काम करने का जज्बा है, उसको डाइल्यूट हो जाता है। क्योंकि हम जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में डट के काम करेंगे तो हम क्यों काम करेंगे? हम काम इसीलिए करते हैं कि हमको लगता है कि जब हम अपने जनता का विश्वास जीतेंगे तो हमको अगले बार भी वो चुनाव में अवश्य ही मतदान करेंगे। लेकिन अगर हमको ये पक्का पता है कि नहीं साहब हम तो चाहे जो कुछ भी करें हमारी तो सीट ही बदल जानी है, तो काम करने का जो वो है दृढ़ता है वो कम हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाता है। इसलिए कम से कम नारी शक्ति बंधन अधिनियम में अर्थात 106 अमेंडमेंट में ये अच्छाई की गई है कि उसमें ये तय कर दिया गया है कि जब तक अगला डिलिमिटेशन नहीं होगा, अगला परिसीमन कम से कम 10 साल पे होगा, अर्थात 2 टर्म तो किसी भी महिला को मिलेगा ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में। ये एक बहुत अच्छी बात जो हुई है वो हुई है। अब ये देखते हैं कि जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि नॉर्मली जब हम राजनीति की बात करते हैं तो चुनाव की बात करते हैं, और बहुत सारी बात हम लोगों ने की है ये, लेकिन चुनाव सेंट्रिक होता है। ज्यादातर लोग राजनीति में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हम राजनीति में आएंगे तो हम चुनाव में भी कुछ अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है, इसको भी थोड़ा जानने की आपको जरूरत है कि उस पर भी थोड़ा दृष्टिपात रखिए। देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि आप जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक संस्था, कोई भी विधानसभा या लोकसभा, ये 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब चूंकि हम लोग ऑलरेडी एक प्रोसेस में है, शुरुआत तो कर नहीं रहे हैं, हमारे 70-75 साल हो गए, तो 1950 में हमारा संविधान बना था, और तब से लेके तमाम जो है वो चुनाव होते रहे हैं, और बीच बीच में बंद भी होते हैं, फिर दोबारा भी चुनाव होते हैं। तो एक हम चल रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब भी किसी लोकसभा का या जब भी किसी विधानसभा का टर्म खत्म होने वाला होता है, तो उसके 6 महीने के 6 महीने पहले से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की संविधान इजाजत देता है कि आप इसकी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली जब केवल 2-2.5 महीने बचते हैं
टर्म खत्म होने को तभी इलेक्शन कमीशन चुनाव का कैलेंडर घोषित करता है। आपने देखा होगा टीवी पे आके पूरा इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स बैठ के आपको पूरा शेड्यूल बताते हैं कि जी हम चुनाव की ये हमारी प्लानिंग है, इस तारीख से चुनाव खत्म होगा, इस चरण इतने चरणों में चुनाव होगा और उसमें अंतिम जो है मतगणना इस तारीख को होगी और मतगणना होगी और उसी दिन तत्काल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है चुनाव की। तो आइए देखिए इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग ये घोषणा करता है और जब घोषणा कर देता है तो वही बताता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए और अगर विधानसभा का चुनाव हो तो राज्यों के राज्यपाल इसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो जब चूंकि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति है तो भारत के लिए जब चुनाव होंगे, लोकसभा के लिए चुनाव होंगे तो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करता है। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव हो रहा है, बिहार के लिए चुनाव हो रहा है, राजस्थान के लिए चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड के लिए चुनाव हो रहा है, तो वहां के राज्यपाल जो है उस नोटिफिकेशन को जारी करते हैं। तो पहली चीज तो ये हुई कि जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो जाता है वैसे चुनाव की प्रक्रिया का औपचारिक स्वरूप प्रारंभ हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, वो केवल और केवल इलेक्शन कमीशन के परामर्श पे ही करता है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कोई भी अधिसूचना जारी कर दे। इलेक्शन कमीशन उसको पूरा टेबल बना के देता है कि इस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा, इस दिन नामांकन होगा, इस दिन स्क्रूटनी होगी, इस दिन विड्रॉल होगा, इस दिन जो है मतदान होगा। ये तमाम चीजें जो है इलेक्शन कमीशन बना के देता है और इस दिन मतगणना होगी। ये सारा चीजें बना के इलेक्शन कमीशन हमारे राष्ट्र है और राष्ट्रपति जी फिर उसी हिसाब से उसकी मतगणना और नोटिफिकेशन में वो सारी चीजें बताते हैं। और ये भी तय इलेक्शन कमीशन ही करता है कि हम किस प्रकार से चुनावों को कराएंगे, कितने चरणों में कराएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में इस बार चुनाव हुए, केवल 2 चरणों में चुनाव हुए। इसके पहले वाला जो चुनाव हुआ था उसमें 8 चरणों में चुनाव हुए थे वेस्ट बंगाल में। तो ये इलेक्शन कमीशन का डिस्कशन होता है कि किसी राज्य में चुनाव कितने होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी आप जानते हैं कि व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और खास तौर से भारतीय संदर्भ में जो मेन चीज होती है, जो खास बात होती है वो यही होती है, जो इलेक्शन कमीशन है उसको बहुत सारा अपने ट्रूप्स का व्यवस्था करना पड़ता है, बहुत सारा सामानों को, मशीनों को इधर से उधर ले जाना और भी बहुत सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं। उसको देखना पड़ता है कि वो कितने चरणों में वहां चुनाव संपन्न कराना ठीक रहेगा। एक नई चीज जो आपको जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए कि पहले ये व्यवस्था थी कि पहली जनवरी को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा वही चुनाव में भाग ले सकेगा, उसी का ना वो मतदाता के रूप में पंजीकरण हो सकेगा 1 जनवरी को। लेकिन होता रहता कि अक्सर 1 जनवरी को आप नहीं हुए, आप पता चला कि एक 20 जनवरी को आप हुए, या आपने कहा कि हम तो मार्च में साहब हमारे 18 साल पूरा हो रहे हैं, इसका मतलब फिर आप अगली जनवरी का वेट करें कि अगली जनवरी आए तब हम जो है अपना मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं। तो इसमें परिवर्तन किया गया है और अब ये परिवर्तन किया गया है कि ये तिथि 4 बार रखी गई है। अर्थात 1 जनवरी को जो 18 साल पूरा करेगा, नंबर 1। 1 अप्रैल को जो 18 वर्ष पूरा करेगा, 1 जुलाई को 18 वर्ष पूरा करेगा और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष। अर्थात एक बार नहीं, अब 4 तिथियां निर्धारित की गई हैं कि 3-3 महीने के अंतराल पे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अगस्त, अक्टूबर, इन महीनों की पहली तारीख को जो लोग भी अपने 18 वर्ष पूरा कर लेंगे उनको जो है वो मतदाता सूची में अपना नाम दिलवाने का अधिकार होगा। और एक और बहुत क्रांतिकारी कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया है कि मान लीजिए चुनाव होने जा रहा है और आपको पता नहीं चला या किसी वजह से आप अपना पंजीकरण नहीं कराए, तो जो नामांकन की तिथि होती है, नामांकन की तिथि के दिन तक भी आप अपना मतदाता के रूप में अगर आप पंजीकरण कराना चाहें तो करा सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं और आप भूल गए कि मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं है, या त्रुटिवश छूट गया, तो आप जिस दिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है तब भी नामांकन जिस दिन कैंडिडेट कराने की जो तिथि होती है, मान लीजिए कि 22 तारीख अगर नामांकन कराने की है तो आप 22 तारीख तक जाके अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं
वो कह सकते हैं कि भाई मेरा नाम आप जोड़िए, अब ये प्रावधान हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेमोक्रेटाइजिंग एक प्रकार से प्रावधान है, जो कि मतदाता को ये अधिकार देता है कि किसी वजह से अगर मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है तो नामांकन होने की तिथि तक जाके वो अपने मतदाता सूची में अपना नाम डलवा सकता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मतदाता सूची में नाम इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको तो इलेक्शन कमीशन ने एपिक दिया हुआ है, अर्थात इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है। हमारे पास तो एक आई कार्ड है जो कि निर्वाचन आयोग का आई कार्ड है। जब निर्वाचन आयोग का आई कार्ड है तो हमें क्या दिक्कत है, फिर तो हम जो है जाके मतदान करेंगे ही नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि आपके निर्वाचन कार्ड होने के बावजूद आप मतदान नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन का अगर आपको मतदाता सूची में नाम नहीं है। आपके पास इलेक्शन कमीशन आप जैसे जानते ही है कि मतदाता सूची है, उसके अलावा भी ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, और बैंक की फोटोग्राफ वाली पासबुक है, और जाने कितने 12 आईडीज जो है, 12-14 आईडीज इलेक्शन कमीशन ये देता है कि किसी को आईडी का ये संकट ना हो कि साहब हमारे पास आधार नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है तो हम वोट नहीं दे पाए। नहीं, आपके पास 12 विकल्प हैं। इलेक्शन कमीशन देता है कि आपके पास कोई भी आईडी का प्रूफ हो तो आप लेके जाइए, लेकिन शर्त क्या रहेगी? शर्त ये रहेगी कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। और अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई भी आईडी होने के बावजूद भी आप मतदान नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अहम चीज है, इसलिए इस बात की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि आप जो है ये इंश्योर कर लें कि आप जो है जरूर आपका नाम मतदाता सूची में, आपके क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। एक बार जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तो चुनाव शुरू होने में आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो टेबल दिया होता है कि कब किस दिन नामांकन होगा, किस दिन स्क्रूटनी होगी, किस दिन नाम आप वापसी ले सकेंगे, ये सारी चीजें उसमें निहित होती हैं। किस दिन मतदान होगा और किस दिन मतगणना होगी, ये सब डेट वाइज सब इलेक्शन कमीशन अखबारों में खूब बड़ा बड़ा आ जाता है, सबको पता होता है कि किस दिन क्या तारीख है। और ना सामान्यतः ये देखा गया है कि जो 2 वीक का समय है वो हर प्रत्याशी को दिया जाता है कि मतदान चुनाव प्रचार के लिए लगभग 2 वीक का समय सभी प्रत्याशियों को प्राप्त होता है, अर्थात 14 दिन का लगभग आपको समय प्राप्त होता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो कि अंतिम रूप से जिस दिन इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट डिक्लेयर करता है कि ये फला 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 लोग जो है इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में ये फाइनल लिस्ट है, उसके बाद 2 हफ्ते का समय मिलता है। और ये भी आपको पता ही होगा कि 2 हफ्ते का समय वो इसलिए और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये व्यवस्था की हुई है कि चुनाव के मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले आपका चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राय यहाँ पे शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाता है मतदान की तिथि से पहले। तो ये तमाम चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई जब भी हम कोई हाँ, एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि 3-4 प्रकार के कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी है या राज्य पार्टी का प्रत्याशी है, अर्थात रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का प्रत्याशी है, तो उसको केवल एक प्रपोजर चाहिए होता है, अर्थात जो उसके नाम को प्रपोज करे कि साहब मैं तो प्रत्याशी हूँ और ये हमारे नाम का प्रपोज कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या अगर आप एक ऐसे पार्टी की कैंडिडेट है जो कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जो कि राज्य की स्तर की पार्टी नहीं है, तो आपके पास 10 प्रस्तावक होने चाहिए। ध्यान रखिएगा कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के लिए केवल एक प्रत्याशी चाहिए होता है प्रस्तावक, और जो और लोग हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या अन्य पंजीकृत जो पार्टियां हैं उन लोगों के लिए केवल और केवल केवल 10 प्रस्तावक, एक प्रस्तावक नहीं बल्कि 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी कैंडिडेट जो प्रस्तावक होगा उसको उसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्तावक होना चाहिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में वो चुनाव उसका है। अर्थात कहने का मतलब ये कि जैसे अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, मतलब भारत का चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो आप भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हो सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि राहुल गांधी जो है
वो अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं और साउथ में भी जाके कहीं एक से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक ही जगह तो मतदाता होंगे। लेकिन मतदाता भारत के आप कहीं के भी हो, आप भारत के किसी भी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रस्तावक होगा वो उसी निर्वाचन क्षेत्र का होगा। इसी प्रकार से अगर आप राज्य के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप राजस्थान के जयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जयपुर का ही प्रस्तावक होना चाहिए, लेकिन कैंडिडेट पूरे राजस्थान में कहीं भी वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि प्रस्तावक जो है उसी निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए, प्रस्तावक दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का नहीं हो सकता है। अब तीसरी चीज जो हम लोग को ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अभी मैंने जिक्र किया कि राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तर की पार्टी और पंजीकृत पार्टी या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी ये क्या क्या होती हैं, जरा इसको समझने की चीज है। जैसे मान लीजिए कि भाजपा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या इस प्रकार की कई पार्टियां हैं, उनको हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है। इसी प्रकार से राज्य की पार्टी होती है कि राज्य की पार्टी होती है, जो राज्य स्तर की पार्टी होती है, और एक पंजीकृत पार्टी होती है। तो आइए देखिए कि कोई पार्टी जो राज्य स्तर की पार्टी होती है, वो उसकी, या पहले शुरू करते हैं एक पंजीकृत पार्टी। सबसे पहले आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और इलेक्शन कमीशन को जाके आप एक प्रतिवेदन देते हैं कि साहब हमको जो है एक पार्टी की मान्यता दे दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन की कुछ शर्तें हैं, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, और डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो तमाम डॉक्यूमेंट का उसमें जो भी चीज वो मांगता है वो सब जाके आप उसको दे देते हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन उसकी जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल करने के बाद वो आपसे कहता है कि जी भाई ठीक है, आपको मैं पंजीकृत कर लेता हूं, कि अब आपको मैं ये कहता हूं कि हाँ आप इलेक्शन कमीशन के पास एक पंजीकृत पार्टी के रूप में है। पंजीकृत है आप, लेकिन मैं आपको अभी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मैं आपको अभी मान्यता नहीं दूंगा कि आप कोई किस स्तर की पार्टी है, बस ठीक है आप हमारे पास पंजीकृत हो गए। तो ऐसे शुरुआत होती है। और जब कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जाके पंजीकृत हो जाती है, तब जो दूसरा स्तर आता है वो ये होता है कि वो कोशिश करती है कि हमको एक राज्य पार्टी के रूप में, स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर हो जाए। तो कैसे स्टेट की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है? कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग के समक्ष पंजीकृत है, वो कैसे राज्य की पार्टी के रूप में उसको मान्यता प्राप्त होती है? उसको राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है कि अगर मान लीजिए कि उत्तराखंड का अगर उदाहरण लें, तो उत्तराखंड में अगर कोई पार्टी कहती है कि साहब मैं पंजीकृत हो गई जाके इलेक्शन कमीशन में, और ठीक है मैं पंजीकृत पार्टी हुई इलेक्शन कमीशन में, अब मुझे इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करना है कि अब मुझे राज्य पार्टी का दर्जा दे दीजिए कि हमें स्टेट पार्टी की मान्यता प्राप्त हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन कहेगा ठीक है भाई मैं आपको राज्य पार्टी की दर्जा दे दूंगा, लेकिन आप बताइए कि आप राज्य पार्टी क्यों, क्या शर्तें पूरा करते हैं? तो आप पूछेंगे कि साहब राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो वो शर्तें बताता है इलेक्शन कमीशन कि आपको जो पिछला चुनाव हुआ था आपके राज्य में उत्तराखंड में, क्या आपको उसमें 8% वोट मिले थे? अगर 8% वोट वैध वोट मिले थे तो हम आपको राज्य पार्टी की मान्यता दे देंगे। या आपको 6% ही वोट मिले हो, लेकिन कम से कम 2 सीटें आपने जीती हो उत्तराखंड में विधानसभा में, तो भी हम आपको राज्य पार्टी की मान्यता दे देंगे। अगर ये भी नहीं है, तो आप 3% सीटें जीते हो, या 3 सीटें उस विधान उत्तराखंड की विधानसभा में जीते हो, जो भी ज्यादा हो, तो मैं आपको राज्य पार्टी की मान्यता दे दूंगा। तो विधानसभा के केस में ये स्थिति है कि या तो 8% वोट मिले हो आपको, या 6% ही वोट मिले हो लेकिन 2 सीटें आप जीते हो, या आपको 3% सीटें जीते हो, या 3 सीट आपने असेंबली में प्राप्त की हो, जो भी अधिक हो इसमें संख्या, वो आपको राज्य पार्टी की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो भी वही स्थिति है कि आपको लोकसभा, आपके उत्तराखंड में अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो उत्तराखंड में आपको 8% वोट प्राप्त हो लोकसभा के चुनाव में, या अगर 6% लोकसभा के चुनाव में वोट प्राप्त हो, तो कम से कम एक लोकसभा की सीटें आप उत्तराखंड से जीते। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको एक स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए रखी गई है। अब मान लीजिए कि आप स्टेट पार्टी हो गए, और
अब आप कहते हैं कि जी अब हमको एक राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता चाहिए और अब हमको आप राष्ट्रीय पार्टी की एक मान्यता दे दीजिए। तो अब भाई राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अगर कोई भी पार्टी चार या चार से अधिक राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए है तो उसको नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। एक शर्त। दूसरा शर्त यह है कि अगर किसी पार्टी को चार लोकसभा के चुनाव में चार राज्यों में 6% वोट प्राप्त हो जाते हैं और चार एमपी उसके इलेक्ट हो जाते हैं सॉरी तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं कि किस आधार पे आपको पंजीकृत किया जाएगा, किस आधार पे आपको राज्य पार्टी की मान्यता दी जाएगी, किस आधार पे आपको नेशनल पार्टी की मान्यता दी जाएगी, ये तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन में जो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स एक्ट है उसमें दिए हुए हैं कैसे आपको मान ली जाएगी। और जाहिर है कि जो पार्टियां मान्यता प्राप्त हो जाती हैं उनको बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं। जैसे जो पार्टी राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है उसको पूरे राज्य में एक ही मतदान चिन्ह आवंटित हो जाता है कि कोई भी प्रत्याशी उसका उस राज्य में चुनाव लड़ेगा तो पूरे राज्य भर में उस प्रत्याशी का उस पार्टी का एक चुनाव चिन्ह निश्चित हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, वो एक राज्य पार्टी है, उसको साइकिल चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है। अब समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से अगर चुनाव लड़ेगा तो उसको साइकिल चिन्ह ही आवंटित हो जाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं तो उनको भी एक चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है और वो पूरे देश में वो चुनाव चिन्ह उनका काम होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल है तो कमल को लेके वो पूरे देश में चुनाव चिन्ह लड़ सकते हैं। राज्य पार्टी और नेशनल पार्टी में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि नेशनल पार्टी को तो जो सिंबल अलॉट होता है वो पूरे देश में मान्य होता है, लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी है अगर उसको साइकिल अलॉट हुआ है उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है कि वो महाराष्ट्र में उसको साइकिल न अलॉट किया जाए क्योंकि हो सकता है साइकिल महाराष्ट्र में किसी और पार्टी को दिया गया हो, राज्य की पार्टी को। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो इलेक्शन कमीशन उसको इजाजत दे देता है कि और राज्यों में भी आप साइकिल पे चुनाव चिन्ह लड़ेंगे। ऐसा हो भी चुका है एक दो बार कि किसी राज्य में मध्य प्रदेश में और एक आध और राज्यों में अगर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो वहां भी उसको साइकिल ही चुनाव चिन्ह दे दिया गया। तो इस प्रकार से चुनाव चिन्ह को लेके एक राहत मिलती है। दूसरा ये कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि चाहे वो रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो, नेशनल पार्टी हो, राज्य की पार्टी हो, कि अगर जब वो इलेक्शन कमीशन के में पंजीकृत हो जाती है या उनको मान्यता प्राप्त हो जाती है तो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी प्राइवेट कंपनी से उनको कितनी भी वित्तीय सहायता सहायता प्राप्त करने का उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, अर्थात एक आधार मिल जाता है कि वो प्राप्त कर सकते हैं। बस उनको दिखाना होता है कि हमने ये पैसा कहाँ से प्राप्त किया है। हाँ ये जरूर है कि और जो भी 10,000 से ज्यादा का वो एक्सपेंडिचर करेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी, उनको उसका बाकायदा चेक से ही पेमेंट करना पड़ता है। फिर हर पार्टी को जो पंजीकृत है, राष्ट्रीय पार्टी है या स्टेट पार्टी है, उसको इलेक्शन के समय बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। बोलने का अवसर मिलता है उनको, तरह तरह की सुविधाएं जो सरकार के द्वारा होती हैं वो मिलती हैं। और इसलिए सभी लोग चाहे वोटिंग के समय उनके एजेंट्स जो है वो पोलिंग स्टेशन पे और काउंटिंग के समय काउंटिंग सेंटर्स पे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। और ये एक एडवांटेज उनको मिलता है कि उनकी देख रेख में होता है। अब आइए कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे बैलेट बैलेट पेपर है तो तीन प्रकार के हम लोग की जिंदगी में तीन तरह की चीजें हम लोग देखते हैं कि मतदान तीन तरह से होते हैं। एक तो बैलेट पेपर से होते हैं, अर्थात कागज का बैलेट पेपर होता है, कागज का मतपत्र होता है। और आज भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव और नगर पालिका और पंचायत के चुनाव ये बैलेट पेपर से ही होते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ईवीएम से ज्यादातर वोटिंग होने लगी है। और ईवीएम से सबसे पहले 1982 में केरल में इसका प्रयोग किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने याचिका दायर की कि साहब ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको
रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हाँ ये गलत है क्योंकि इसका कोई विधिक आधार नहीं है। तो संसद ने 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके ये व्यवस्था बनाई कि भाई जो है ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है। खैर फिर भी 1989 से लेके 2001 अर्थात लगभग एक दशक लग गया कि राजनीतिक दलों के बीच में सहमति बनी कि अच्छा भाई ईवीएम का प्रयोग किया जाए। और ईवीएम को एमपी, राजस्थान और दिल्ली में पायलट के रूप में 2001 में प्रयोग किया गया। और आज तक लोगों की ईवीएम के बारे में शको शुबह रहता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन बार बार दलों को आमंत्रित करता है कि आप आइए, बताइए और दे बताइए कैसे ये हैक हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। और उसका कारण ये है कि किसी ईवीएम में खराबी तो आ सकती है, जैसे आपके फ्रिज में खराबी आ सकती है, आपके टीवी में खराबी आ सकती है, या किसी भी घर के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में खराबी आ सकती है। तो ईवीएम भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसमें भी खराबी आ सकती है। लेकिन लोगों के मन में ये जो शक होता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर ईवीएम ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। हर ईवीएम किसी भी दूसरी ईवीएम से जुड़ी नहीं होती है, और न तो किसी प्रकार के इंटरनेट के आधार पे ईवीएम चलती है। हर ईवीएम एकदम ऑटोनोमस, स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसमें किसी प्रकार के छेड़छाड़ की संभावना नहीं रहती है। फिर भी लोगों को चूंकि बराबर ये शक व शुबहा बना रहा, इसलिए 2010 में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया। इसको कहते हैं वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आप बटन दबाते हैं ईवीएम का, तो एक पर्ची दिखाई देती है आपको। उस पर्ची में आप देख सकते हैं कि आपके प्रत्याशी का नाम लिखा रहता है, उसका सीरियल नंबर पड़ा रहता है, और उस प्रत्याशी का पार्ट, उसका सिंबल होता है। तीनों चीजें आपको 7 सेकंड तक दिखाई देती हैं, और हर वोट देने वाले को ये इत्मीनान हो जाता है कि उसने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसी कैंडिडेट का पे उसका मत गिरा है, किसी और पे उसका मत नहीं गिरा है। तो ये चीज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और धीरे धीरे अब इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपैट का प्रयोग किया जाए, ताकि मतदाता को और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इत्मीनान रहे कि भाई हमने जिसको बटन दबाया था उसी का नाम, हम उसी की पर्ची हमें देखने को मिली है। अब आपने अक्सर सुना होगा कि जब ईवीएम का बटन दबाते हैं तो उसमें एक नोटा का भी बटन होता है। भाई नोटा क्या होता है? नोटा का मन होता है, मतलब होता है कि नन ऑफ द एबव, अर्थात जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ईवीएम में, उसमें से मैं किसी को भी मतदान नहीं करना चाहता या मतदान नहीं करना चाहती। तो अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राइट टू वोट का मतलब होता है कि राइट नॉट टू वोट, अर्थात हम चाहे तो वोट दें और चाहे तो वोट नहीं दें। तो इस पर जब बहसा बहसी हुई इस पर, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 2013 में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप जो ईवीएम आपने इंट्रोड्यूस किया है उसमें नोटा का भी प्रोविजन करिए। चाहे मतपत्र से चुनाव हो रहे हो तो भी उसमें नोटा का प्रोविजन होना चाहिए कि हम चाहे तो नोटा का वोट दो। नोटा का मतलब ऊपर में जितने भी लोग हैं उसमें से किसी को भी मैं नहीं पसंद करता या नहीं पसंद करती, किसी को मैं मत नहीं दूंगा। आपने कहा कि सर ये तो पहले भी था, नोटा जब नहीं था तब क्या स्थिति थी? तब क्या ये नहीं था कि हम किसी को वोट न दे? हाँ था। क्या क्या चीजें थी समझ लीजिए। अगर कोई मतदाता, जब नोटा नहीं था, अर्थात 2013 के पहले की बात बता रहा हूँ, तो 2013 के पहले क्या स्थिति थी कि 2013 के पहले पहला ऑप्शन आपका था कि आप वोट देने ही न जाए, खत्म कहानी हो गई। जब हम जाएंगे नहीं तो हम, कि जाहिर है कि हमारे सभी कैंडिडेट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम किसी कैंडिडेट के नहीं है। तो एक ऑप्शन तो ये था कि हम मतदान केंद्र पे जाएंगे ही नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम दिखाने के लिए तो जाएंगे कि हम मतदान केंद्र पे गए, लेकिन हम जाके उस मतपत्र को अवैध कर देंगे। अर्थात हम जो है वो ये कह देंगे कि हम 2-3 पे निशान लगा देंगे। आप जानते हैं कि मतपत्र पे दो निशान, एक से ज्यादा निशान लगाना, हाँ, या मतपत्र पे कुछ लिखना, या मतपत्र को काट देना, कोई भी चीज अगर आप करते हैं सिवाय उसे मोहर लगाने के, तो अवैध कर दिया जाता है वो मतपत्र। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि आप जाइए और अपना वोट अवैध कर दीजिए, किसी तरीके से उस पर कुछ लिख दीजिए, या 3-4 लोगों को टप्पा लगा दीजिए तो ऑटोमेटिक अवैध हो, किसी को नहीं गया आपका वोट। और तीसरा ऑप्शन होता था कि आप वोट देने जाएं और वहां पे पीठासीन अधिकारी से कहें कि साहब हमको किसी को वोट नहीं देना है, और हमको आप हमारा वो ये रिकॉर्ड कर लीजिए कि हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं।
तो निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 49O की व्यवस्था की थी। फॉर्म याद रखिएगा, फॉर्म 49O। फॉर्म 49O में आप लिख सकते थे कि भाई मैं फला फला, मेरा नाम ये, मेरा एपिक नंबर ये, मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, और वो रिकॉर्ड करके आप जो है पीठासीन अधिकारी को दे दे। और पीठासीन अधिकारी, उसके पास एक फॉर्म 17A होता है, और उस फॉर्म 17A में वो रिकॉर्ड कर लेगा कि फलाना व्यक्ति ने, जिसका कि मतदाता सूची क्रमांक ये है, उसने वोट नहीं दिया है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जब आप ये ऑप्शन अपनाते हैं तो ये फॉर्म 17 जो है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि हैं उनके साथ ये फॉर्म शेयर किया जाता है। तो ये आपका वोट सीक्रेट नहीं रह पाता, अर्थात लोग जान जाते। आप तो चाहते नहीं ना, दिया कि नहीं दिया, किसको दिया, ये किसी को पता ना चले। तो उससे पता, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप नोटा का प्रोविजन रखिए, ये सब हटाइए जो आपका पुराना प्रोविजन है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि नोटा का बटन तो है, लेकिन नोटा को वोट देके या नोटा को दबा के हम किसी किसी से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हमने अपनी अपनी एक नकारात्मकता दर्ज की है। क्यों? क्योंकि अगर नोटा को मान लीजिए सर्वाधिक वोट मिल जाए, तब भी जो व्यक्ति सेकंड, ये जैसे मान लीजिए अगर 10,000 है और नोटा को, फर्ज करिए कि 5,000 लोगों ने नोटा का बटन दबा दिया, और शेष लोगों को जो है वो, किसी को 1,000, किसी को 1,500, किसी को 2,000 मिला, तो ये नहीं होगा कि नोटा जीत जाएगा भाई और वो इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, अब दोबारा चुनाव होगा, नहीं। वहां पे नोटा के 5,000 वोट पाने के बाद भी जो सेकंड व्यक्ति होगा, जो 2,000 वोट पाया होगा, वो भी चुनाव जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो भी जो है चुनाव जीत गया है। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें जो है हम लोग को दिखाई देती हैं कि जो हमें जानना चाहिए। और इसी तरह से कुछ कानूनों के बारे में भी हम लोग को और जानने की आवश्यकता है कि कुछ चुनाव संबंधी जो कानून है वो भी आप जानिए। देखिए, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1949 में हमारा संविधान बन गया था। है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। कुछ प्रावधान, 15-16 प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे, और शेष प्रावधान, हमारा संविधान पूरा का पूरा संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और उसी समय जब हमारा ये संविधान लागू हो गया, तो हमारी जो संविधान सभा थी, उसी ने संप्रभु शक्तियां, उसी ने कानून बनाने की शक्तियां अधिग्रहित कर ली थी कि अब जब तक हमारे अगले चुनाव नहीं हो जाते हैं, क्योंकि 1950 से लेके फिर हमारा जो चुनाव हुआ, उस संविधान के अंतर्गत जो लोकसभा चुनी गई, वो आप जैसा कि जानते हैं 1951 1952 में चुनी गई। तो अब इसके बीच में ये कैसे चुनाव हो लोकसभा का, कैसे और राज्यों के चुनाव हो विधानसभाओं के, इस संबंध में कोई विधिक प्रावधान नहीं थे। संविधान ने तो कह दिया कैसे ऐसे हो, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए। तो इसलिए हमारी संविधान सभा ने ही एक संसद की भूमिका का निर्वहन करते हुए दो कानून बनाए, एक 1950 में और एक 1951 में, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 में एक बनाया, जो छोटा सा था, और फिर उसके बाद एक विस्तृत बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारी हमारी जो चुनाव की सारी प्रक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी व्यवस्था, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी विधानसभा ने नहीं बनाई है, हमारी लोकसभा ने नहीं बनाई है, बल्कि वो सारा का सारा हमारे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारी जो संविधान सभा है, वो उसने बनाई। कभी आपसे इंटरव्यू में ये चीज पूछी जा सकती है कि भाई हमारा जो पूरी राजनीति और पूरा चुनाव जिन कानूनों पे होता है, उसको किसने बनाया है, तो गलती में ये मत कहिए कि हमारी संसद ने बनाया है। आपको ये कहना पड़ेगा कि वो हमारी संविधान सभा ने बनाया है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को हमारी संविधान सभा ने बनाया है, जिसमें कि ये था कि किस राज्य को कितनी विधानसभा की सीटें जाएंगी, लोकसभा की सीटें जाएंगी, डिलिमिटेशन कैसे होगा, वोटर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे मतदाता सूची बनेगी इतने बड़े देश में, क्या होगा, किस तरीके से बहुत सारी और जो चीजें हैं जो चुनाव से जुड़ती हैं, वो उसमें कैसे कैसे वो क्या होंगी, ये तमाम चीजें जो है, वो हमारा जो पहला जो कानून बना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसमें ये तमाम चीजें बताई गई। उसके बाद दूसरा जो कानून बना कॉम्प्रहेंसिव था, वो और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। उसमें जो है पूरा, जैसे लोकसभा का इलेक्शन संचालित होगा,
विधानसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन संचालित होगा, राज्यों की विधानसभाओं का, विधान परिषदों का इलेक्शन कैसे होगा, जो क्वालिफिकेशन होगी मेंबरशिप की क्या होगी, करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्टाचार की प्रैक्टिसेस क्या होंगे, उसका क्या किया जाएगा, और किसी प्रकार की जो भी प्रक्रियात्मक चीजें थे, दंडात्मक चीजें हैं, किसी ने अगर कोई डाउट किया किसी चीज पे, तो वो चीज कैसे उसका समाधान हो, कैसे उसको सुलझाया जाएगा, ये तमाम चीजें, पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये तमाम चीजें जो है वो बनाई गई। और इस प्रकार से पहला तो ध्यान रखिएगा कि चुनाव के संबंध में जो हमारे जन प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 है, इसको हमें जानने की जरूरत है। ये बिल्कुल आराम से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, और जब इंटरनेट पे ये मिल जाए तो आप इसको मेहरबानी करके पढ़ने की अवश्य कोशिश करिएगा, जितना भी आपके समझ में आए। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सरल है, भाषा में अच्छा है, और वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आप गूगल कर लीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो आप हम लोगों से बताइएगा, डॉक्टर धर्मेंद्र जी आपको सभी को वो भेज देंगे कि भाई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये बहुत जरूरी कानून, जब भी मौका मिले जरूर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा एक महत्वपूर्ण कानून और है, जिसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स ऑर्डर, जिसके अभी मैंने चर्चा किया था कि भाई उसी के तहत इलेक्शन कमीशन जो है किसी पार्टी को ये मान्यता देता है कि भाई वो राष्ट्रीय पार्टी है कि राष्ट्रीय पार्टी है कि पंजीकृत पार्टी है, उसके तहत उसी अलॉटमेंट ऑफ सिंबल ऑर्डर में ही आपको जानने की जरूरत है कि किसी पार्टी को जो सिंबल अलॉट होता है, जो उसका चुनाव चिन्ह होता है किसी पार्टी का, वो कैसे अलॉट होता है किसी पार्टी को। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन उस पार्टी से कहता है कि आप हमें 5-7 ऐसे सिंबल्स की सूची दीजिए जो आप चाहेंगे कि हम आपको अलॉट कर सकें। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक 5-7 सिंबल्स की सूची देती है कि साहब हम चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप इसमें से कोई सिंबल प्राथमिकता के आधार पर 1 2 3 4 5 इसमें से कोई भी आप सिंबल हमें अलॉट कर दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी अगर पहला ही सिंबल आप हमें अलॉट कर दे, वो हमारी पहली चॉइस है। तो अगर इलेक्शन कमीशन उसकी जांच पड़ताल करता है, उसमें कोई कम्युनल एलिमेंट नहीं है, कुछ और धार्मिक एलिमेंट नहीं है, या और कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं है, तो वो उनके द्वारा दी गई सूची में से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंथ में जो भी चाहे वो एक सिंबल अलॉट कर देता है, और वो उनका सिंबल अलॉट हो जाता है। दो प्रकार के सिंबल होते हैं। एक तो जिसको कहते हैं कि रिजर्व सिंबल। रिजर्व सिंबल जैसे कांग्रेस का सिंबल रिजर्व हो गया, भाजपा का सिंबल रिजर्व हो गया। तो जो भी दल मान्यता प्राप्त होते हैं, उन दलों के सिंबल रिजर्व हो जाते हैं। अब वो सिंबल किसी पार्टी को अलॉट नहीं हो सकते। वो सिंबल, अब जो नई पार्टियां आती हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर नई नई पार्टियां आती रहती है, या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, उनको भी सिंबल अलॉट होता है। तो उनको कैसे सिंबल अलॉट हो, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक फ्री सिंबल्स का पूल होता है कि आप हमारे सामने इतने हजारों सिंबल्स हैं, इसमें से आप जो सिंबल कहें हम आपको अलॉट कर देते हैं। तो उसमें भी उनसे मांगा जाता है कि आप 5-7 सिंबल्स की सूची दें, उसमें से हम आपको एक सिंबल अलॉट कर देंगे। या अगर आप नहीं दे पाते तो इलेक्शन कमीशन अपने तरह से ही कोई सिंबल आपको अलॉट कर देगा। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि एक पार्टी, कभी आपने देखा वो पार्टियां टूट जाती हैं, पार्टियां बढ़ जाती हैं, पार्टियों में फैक्शंस हो जाते हैं, फैक्शन ए फैक्शन बी। तो अब झगड़ा होता है सिंबल को लेके कि जो हमारा ओरिजिनल सिंबल था वो हमको मिल जाए। हर आदमी चाहता है कि वो सिंबल परिचित है जनता में, तो हमको वो सिंबल मिल जाए। तो अगर कभी किसी पार्टी में बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, और सिंबल को लेके कि ये सिंबल हमको मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं ये सिंबल हमको ही मिलना चाहिए, तो इसमें इलेक्शन कमीशन फाइनल कॉल लेता है। और फाइनल कॉल का मतलब ये होता है कि वो बताता है कि आपको ये सिंबल हम देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे तो हम किस फैक्शन को देंगे। ये चुनाव आयोग का अधिकार होता है कि वो तय करे कि आपको किसको हमें चुनाव में ये सिंबल देना है, और देना भी है कि नहीं देना है। आपने अक्सर सुना होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कि भाई ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। एक चीज बहुत तकनीकी इसमें ध्यान रखने की है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ध्यान रखिएगा इसको, कि ये मॉडल कोड अर्थात आचार की संहिता है, ये कोई कानून नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि भले ही हम लोग इसको लीगल प्रोविजन में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या ये आचार संहिता जो है कोई कानून नहीं है, इसका कोई विधिक आधार नहीं है। लेकिन इसकी व्यावहारिक स्थिति ये हो गई है
कि अब लगभग जिससे कहते हैं ना कि कोई चीज करते करते कन्वेंशन करते 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 वो एक प्रकार से कानूनी ही बन जाती है। उसी प्रकार से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो स्वरूप आज तय हुआ है, क्योंकि सभी पार्टियों की सहमति से ये बनाया गया है, सभी को कॉन्फिडेंस में लेके बनाया गया है कि भाई इसी प्रकार से चुनाव होने चाहिए। क्यों क्यों होने चाहिए चुनाव? क्योंकि चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गड़बड़ियां करने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके प्रयोग करते हैं। सरकारें होती हैं जो कि मिसयूज ऑफ पावर करती हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के केस में हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी की वहां सरकार थी, वो बहुत ज्यादा शक्तियों का दुरुपयोग करके और पूरी ऑफिशियल मशीनरी को स्क्वीज करके एकदम पुलिस प्रशासन को पार्टी प्रशासन के रूप में यूज करके वो बहुत वहां पे उन्होंने गड़बड़ियां की हुई थी। इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्ती करी, और सख्ती करने के कारण उसने देखा आपने कि उसका दुष्परिणाम क्या हुआ उनके लिए। तो इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि भाई फ्री एंड फेयर पोल्स हो। अगर फ्री एंड फेयर पोल्स है तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इलेक्शन कमीशन को रिग कर लिया या इलेक्शन को रिग कर लिया तो वो गलत बात है। सब चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जनता की जो राय हो, जो जीते जो हारे वो तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन वो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ये और ऐसा सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इसीलिए आपने देखी जो बिहार में या वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर की कवायद रही है, जो चल रही है, हर राज्य में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जरा भी हस्तक्षेप देने से मना कर दिया। और वो बाकायदा एसआईआर की प्रोविजन चल रही है, क्योंकि वो एक रूटीन चीज है। जब तक आपको अपनी इलेक्शन कमीशन को अपनी इलेक्शन इलेक्टोरल रोल को सफाई करने का मौका नहीं मिलेगा। हम भी लोग अपने घर की झाड़ू नहीं लगाते हैं, सफाई नहीं करते हैं, ये अपने वस्त्र की सफाई नहीं करते हैं, उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन का भी जो काम है कि वो इलेक्शन रोल की सफाई करता रहे। कुछ लोग स्थानांतरित हो गए सफाए, कुछ लोग गलत उसमें अपना नामांकन करा के आ गए हैं, पंजीकृत हो गए, उनको हटाएं, कुछ घुसपैठिए आ गए उनको हटाएं। ये सारा का सारा कौन करेगा? इलेक्शन ही कमीशन को करेगा, सुप्रीम कोर्ट तो करेगा नहीं, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। और जब इलेक्शन कमीशन वो काम करेगा तो आप आपत्ति कर रहे हैं कि साहब ये ऐसा और वो ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। पूरा का पूरा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ये रुख हो गया है कि कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अब वायलेशन नहीं करता है। और अगर वायलेशन करता है तो इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान ले सकता है, उसको बहुत सारे दंड दे सकता है, बहुत सारे पनिशमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। इसलिए जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग जब छोटे थे उस जमाने में रात भर लाउड स्पीकर बजा करते थे। रात लोग कैसेट लगा दिया करते थे, और कोई सोए न सोए, बीमार हो, बच्चा हो, एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, रात भर लाउड स्पीकर चल रहा है, कैसेट बज रहा है कि इनको वोट दीजिए, ये हमारा ऐसा है वैसा है, और बड़ा मुश्किल हो रहा था चुनाव के दौरान। आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सख्ती से कह दिया है कि नहीं, रात में 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। लाउड स्पीकर में भी आपको वॉल्यूम कितना रखना होगा। ये तमाम एक्टिविटीज कितनी अच्छी हैं। लोगों के घरों पे लोग चढ़ जाते थे, झंडे लगा देते थे, पोस्टर लगा देते थे, बैनर लगा देते थे, लिख देते थे, वॉल राइटिंग करते थे। आपने नई नई अपनी दीवार मकान बनवाया है, आगे उन्होंने पोत दिया कि साहब हमको वोट दीजिए, फलाना कर दीजिए, अपना चुनाव चिन्ह बना दिया। बहुत लोगों को परेशानी होती थी। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्त इस पे स्टैंड लिया। उसने कहा कि कोई भी बिना मकान मालिक के परमिशन के उस दीवार पे उसके कुछ नहीं दिखाया जाएगा। तो ये एक प्रकार की, हाँ, यही चीज सरकार पे भी लागू होती है कि सरकार पे भी बहुत सारे प्रतिबंध हो जाते हैं कि ट्रांसफर्स नहीं कर सकते, बिना इलेक्शन कमीशन ने पूछे पोस्टिंग नहीं कर सकते, पॉलिसी का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, शिलान्यास नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत सारा प्रतिबंध लग जाता है सरकार के ऊपर भी और मंत्रियों के ऊपर भी। केवल प्रधानमंत्री को एग्जेप्शन एग्जेप्शन है कि प्रधानमंत्री चाहे तो वो अपनी ऑफिशियल विजिट को इलेक्शन कैंपेन की विजिट के साथ क्लब कर सकता है। केवल प्रधानमंत्री को ही है, कोई भी मंत्री ऐसा नहीं कर सकता, और कोई भी ऑफिशियल मशीनरी यूज नहीं कर सकता है। और इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हुई है भारतीय संदर्भ में। एक दो चीज और बता के हम बात खत्म करेंगे, फिर आप लोगों के प्रश्न का प्रहर शुरू होगा। कि चुनावों में पैसे का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। आपने सुना होगा कि चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं। अक्सर हम लोगों ने पहले भी बात किया है इसमें अपने कार्यक्रम में कि भाई चुनाव में पैसे का प्रयोग बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो देखिए, चुनाव में इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर चुनाव के ऊपर सीलिंग लगाई हुई है। जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताता हूँ। वैसे हर राज्य में ये अलग अलग है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं तो कुछ आइडिया होगी कि इसी से मिलते जुलते सीलिंग जो है वो पंचायत और नगर पालिकाओं में लगी हुई है।
जैसे पंचायत का अगर आप सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत के सदस्य के लिए आपको जो एक्सपेंडिचर की सीलिंग है वो है 10,000 रुपए। अर्थात एक पंचायत का चुनाव लड़ने वाला, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो 10,000 से ज्यादा खर्च न करे, और प्रधान जो है 75,000 से ज्यादा न करे। दूसरा, ब्लॉक मेंबर के लिए 75,000 रुपए की सीलिंग है, और ब्लॉक चेयरमैन के लिए 2 लाख की सीलिंग है कि इससे ज्यादा वो खर्च न करे। और अगर आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिला पंचायत के सदस्य के लिए 1.5 लाख की सीलिंग है, उपाध्यक्ष के लिए 2.5 लाख की सीलिंग है, और अध्यक्ष के लिए 4 लाख की सीलिंग है। ये स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य है, जैसा भी है, लेकिन सीलिंग यही है लगभग। हाँ, ये जरूर है, जो एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा लोगों का कहना है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इससे कहीं बहुत ज्यादा होता है। और कैसे वो होता है भगवान ही जाने, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उसे तरह तरह के लोगों ने तरीके निकाल लिए हुए हैं, और वो एक्सपेंडिचर के लोग करते हैं, और वो पैसे बहुत खर्च होते हैं। इवन पंचायत के चुनाव में और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी पैसे बहुत खर्च होते हैं। जहां तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का सवाल है, वहां के लिए 2014 में जो अ, परिवर्तन किया गया था कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में, उसमें राज्यों के लिए जो बड़े राज्य हैं, मतलब सामान्यतः जो बड़े राज्य हैं, लोकसभा के चुनाव में 70 लाख की सीलिंग है उसमें, कि कोई भी लोकसभा का प्रत्याशी 70 लाख से ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेगा। और 2-3 जो छोटे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, गोवा में, उनके लिए 54 लाख की सीलिंग है लोकसभा के चुनाव के लिए। और विधानसभा के लिए 28 लाख की सीलिंग है, कि विधान अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ते हैं तो आप 28 लाख खर्च कर सकते हैं, और जो छोटे राज्य है उसमें आप 20 लाख खर्च से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं। और ये भी व्यवस्था है कि अगर कोई कैंडिडेट इससे ज्यादा खर्च करता हुआ पाया जाएगा, तो उसको बार कर दिया जा सकता है, उसको अगले 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। तो ये तमाम चीजें व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। अब उन व्यवस्थाओं का कहाँ तक पालन हो पाता है, कहाँ तक नहीं पालन हो पाता है, ये तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ये माना जाता है कि बहुत सारा जो चीजें हम लोग सोचते हैं कि क्या वास्तव में इन कानूनों का पालन होता है, नहीं होता है, तो कहा नहीं जा सकता है कि होता है कि नहीं होता है। और हम सभी लोग इसी समाज में रहते हैं, और इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं कि होता है। लेकिन फिर भी जो प्रावधान है वो हम लोग को जानना चाहिए, वास्तविकता से वाकिफ होना चाहिए। और जो वास्तविकता है, उसको, उसका स्वरूप थोड़ा सा बहुत चिंतित करने वाला है। क्योंकि ऐसा लोगों को मानना है कि जो इलेक्शन कमीशन के खर्चे हैं, का आकलन है खर्चों को लेकर, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन जो भी मंदिर लगाता है खर्चों पे, कोई भी प्रत्याशी उस खर्चे के सीमा में नहीं रहना चाहता। उस खर्चे को तोड़ के वो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। कैसे वो लोग बच जाते हैं, क्या करते हैं, इस संबंध में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मुझे याद आ रहा है कि 1990 में, 1990 की बात बता रहा हूँ आपको। 1990 में मैं जेएनयू में था, और वहां मैं एक डेलीगेशन लीड कर रहा था। जो डेलीगेशन की जिससे कहा गया कि आप लोग चुनाव का, प्रत्याशियों का इंटरव्यू करिए, अध्ययन करिए। तो मुझे लीडर बनाया गया था कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको आप फॉलो वो करिए, और एक और हमारे मित्र थे उनको बनाया गया था कि आप जो है कांग्रेस को फॉलो करिए। और उस जमाने में आप जानते हैं चुनाव किसका हो रहा था। राजेश खन्ना कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी थे। और उसको स्टार वार कहा गया कि दिस इज स्टार, क्योंकि दोनों अपने अपने स्टार थे। राजेश खन्ना भी और शत्रुघ्न सिन्हा भी दोनों स्टार थे। तो चूंकि मैं अपने टीम का लीडर था, तो मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को फोन किया कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो बेंगलोर में हूँ, और मैं फलाना तारीख को आ रहा हूँ दिल्ली, और आप तो हमारा वो कर सकते हैं। तो उन्होंने हमको समय दिया और कहा कि भाई आधे आधे घंटे से ज्यादा आपको समय नहीं दे पाएंगे, और आप फला फला मेरे निवास पे आ जाइए। हम लोग 4-5 लोगों की टीम थी, हम लोग भाई 4-5 लोग उनके निवास पे पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट के आसपास कोई था रोड, हमें ठीक से एड्रेस याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग गए वहां पे। और
शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत हुई, और वो आधे घंटे क्या, वो 2.5 घंटे 3 घंटे बातचीत करने लगे किया उन्होंने हम लोगों से, उनको इतना अच्छा लगा। और फिर अंत में हम लोगों ने उनसे माफी मांगी कि साहब अब हम लोग पास समय अभाव है और हम लोग को अब आप इजाजत दीजिए। लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी, जो एक्सपेंडिचर सीलिंग की बात थी, मैंने जब उनसे पूछा कि महोदय आप तो जो है वो स्टार हैं, आप तो सिने स्टार हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, हम सभी लोग आपके बड़े फैन हैं, और आप जो है तो खूब पैसा धुआंधार खर्च कर रहे होंगे। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही और जो अपील भी की। उन्होंने कहा कि वर्मा, ऐसे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे चुनाव में खूब पैसा धुआंधार पानी की तरह से बह रहा है, लेकिन कह रहे थे कि मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि दिल्ली में बिहारी पटे पड़े हैं, और वो सब बहुत रिच हैं, पैसे वाले हैं, और मेरे बिना जाने और मेरे बिना कहे वो लोग अपनी तरफ से धुआंधार पैसा खर्च कर रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी है, तो शत्रुघ्न सिन्हा को जिताना है। बताइए मैं इसका क्या करूं। हमारे लिए कहा जा रहा है कि साहब हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर रहा हूँ जितना कि लोगों को लगता है। और जाहिर है कि हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई कौन कहाँ खर्च कर रहा है, मैं कैसे उसको अकाउंट फॉर करूंगा। तो इस तरीके से ये लोग बहुत बच जाते हैं और कहते हैं कि हमने पैसा नहीं खर्च किया है, हमारे ब्याह पे और लोगों ने पैसा खर्च किया है। लेकिन फैक्ट ये है कि आपने खर्च किया हो, आपकी पार्टी ने खर्च किया हो, या आपके जानने वाले मुरीद लोगों ने आपके चुनाव प्रचार में पैसा लगाया हो, ये जो 75 लाख और इतने लाख की सीलिंग है, ये उसके सामने हाथी जैसा खर्च होता है, और चींटी के बराबर ये अमाउंट आता है। फैक्ट ये है कि ये लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए अगर आपने लोकसभा की वेबसाइट का अगर जरा भी आकलन किया हो, वहां आप गए हो, आपने देखा हो, तो आपको लोकसभा की वेबसाइट कहती है कि 90% से ज्यादा लोग वहां पे करोड़पति हैं जो कि चुन के आए हुए हैं। ये अपने आप में कितनी हैरानी वाली बात है कि जिस देश में तमाम लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हो और सबकी आय बहुत सीमित हो, वहां पे भी केवल करोड़पति ही जीत के लोकसभा में पहुंच रहे हैं। आम आदमी का वहां प्रवेश वर्जित सा है। और ये पूरा प्रोग्राम हम लोग का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये इसी भाव से प्रेरित है कि भाई नारियों को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए कि आप लोग भी मैदान जंग में आइए। बहुत पैसे वाले सारा स्पेस अगर कैप्चर कर लेंगे तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर केवल करोड़पति और अरबपति लोगों की पत्नियां, बहनें, माताएं ही संसद में पहुंच जाएंगी, तो वो महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक लीबा होती है, उसकी कोई महत्व नहीं है। इसलिए ये सारे कानून जानना, ये सारे प्रावधान जानना, ये सारी प्रक्रियाएं जानना, ये सारी अवधारणाएं जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जीवन में कभी भी काम आ सकता है। ये जैसा डॉक्टर धर्मेंद्र ने शुरू में ही आप लोगों को कहा कि आप राजनीति का फाइनली चयन करें या ना करें, वो एक लंबा मसला है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है राजनीति में प्रवेश करना। लेकिन जब तक हमको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी, उसके लूप होल्स नहीं पता होंगे, ये नहीं पता होगा कि कैसे इससे हम कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसमें हम आ सकते हैं, कैसे इसमें हम सरवाइव कर सकते हैं, तब तक हम हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तो आज यही कोशिश रही है कि आपको इस पूरे चुनाव से संबंधित कुछ अवधारणाओं को, होने वाली चुनाव में प्रक्रियाओं को, और चुनाव से संबंधित कुछ कानून जो जरूरी है जानना, उसके बारे में आपसे कुछ बात की जाए। आशा है कुछ आपको समझ में आया होगा। इसको आप और पढ़िए, और अगर आपको कोई सवाल हो तो बड़ी खुशी होगी मैं उसको ले लूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जी सर मैम, कुछ प्रणाम। कहना चाह रही हैं? जी सर, सर प्रणाम। सर मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। आपने ये कहा कि जो सीट का डिलिमिटेशन है वो ये नारी वंदन अधिनियम में ये कहा गया कि महिलाओं के लिए जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा उनका रिजर्वेशन चेंज नहीं होगा। तो जी, क्या ये जो एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन होता है, क्या ये हर 5वें साल में चेंज हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये भी ऐसी डिलिमिटेशन होने के बाद ही होगा सर? जी, अभी जैसे जो देखिए पिछला जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें चूंकि संवैधानिक प्रावधान ये है कि सीटें तो नहीं बढ़ेंगी। सीटें तो जब तक डिलिमिटेशन, वो संविधान में जब परिवर्तन नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और संविधान ने फ्रीज किया हुआ है कि हमारी लोकसभा की जो 543 सीटें हैं, उसको तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि
2026 के बाद जनगणना ना हो, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन ना हो। तो अब जो डिलिमिटेशन होगा हमारे देश में, उस डिलिमिटेशन कमीशन को यह अधिकार संविधान देता है कि अब वो चाहे तो सीट बढ़ा सकता है। लेकिन अभी तक वो फ्रीज है, 2026 तक फ्रीज है। और फ्रीज इसलिए था कि ये सोचा गया था सरकार के द्वारा, जब भी इसको बनाया गया, कि भाई रिप्लेसमेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे हम पहुंच जाएंगे था, जितने लोग पैदा होंगे उतने ही लोग मरेंगे। तो वो रिप्लेसमेंट ग्रोथ पॉपुलेशन का तो हो नहीं पाया, अभी भी वो स्थिति में हम लोग नहीं पहुंचे हैं। इसलिए वो बात तो जो जिस वजह से इसको पिछले 50 साल से फ्रीज किया गया है, कि 1971 से ये फ्रीज चल रहा है, तो 30 साल उधर और देखिए 25-26 साल इधर, तो लगभग 55 साल हो गए कि लोकसभा की सीटों की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है। और इसलिए ये तो बात सही है कि महिलाओं का जो सीट आरक्षण होगा 33%, वो तो जितनी सीटें होंगी उसका हो जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एससीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो ये है कि एससीज के सीटों की का प्रतिशत उस राज्य को आवंटित सभी सीटों के संदर्भ में वही प्रतिशत, वही रेशियो होगा जो कि उस ओके। राज्य की जनसंख्या में का उस राज्य की जनसंख्या में होगा। जी। अर्थात ऐसी इसका अगर 15% किसी राज्य में जनसंख्या है, तो उस राज्य की जो भी सीटें आवंटित होंगी वो 15% होगी। अब मान लीजिए पिछला जो डिलिमिटेशन कमीशन बना, उसने देखा कि कुछ राज्यों में एससी की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हो गई थी। लिहाजा उसने उनकी उस वृद्धि के अनुसार उसको कंपैटिबल बनाने के लिए एससी की सीटें बढ़ा दी। तो कुछ सीटें पिछले डिलिमिटेशन में एससी की बढ़ी, कुछ सीटें एसटी की बढ़ी। तो और जनरल की घट गई सीटें, क्योंकि सीटें तो फिक्स थी, उस राज्य की सीटें नहीं कम ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन उसी राज्य की सीटों में एससी की सीटें बढ़ गई और जनरल की सीटें कम हो गई, एसटी की सीटें बढ़ गई और जनरल की सीटें कम हो गई। लेकिन अब जो चुनाव होगा उसमें ये बात नहीं होगी, उसमें नए सिरे से आवंटन होगा। महिलाओं की जो भी स्थिति है, जो फाइनल सीट संख्या तय होगी, अभी जैसे 543 सीटें हैं महिलाओं की, उस 543 की जगह मान लीजिए 750 सीटें हो जाए, 800 सीटें हो जाए, क्योंकि नई लोकसभा में 888 सीटों का प्रावधान किया गया है कि 888 लोग बैठ सकते हैं। तो मान लीजिए जो भी जनगणना वो डिलिमिटेशन कमीशन तय करता है कि इतने सीटें चाहिए, तो एक बार डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन कर दिया, तो फिर उस डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये संवैधानिक प्रावधान है, उतनी सीटें संसद को अधिकृत अधिसूचित करनी ही पड़ेंगी। तो ये स्थिति है कि महिलाओं की सीटें घट बढ़ नहीं सकेंगी, क्योंकि उनकी तो 33% सीटें फिक्स है। लेकिन शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या अगर घटती बढ़ती है, तो उसकी जनसंख्या के अनुपात में उनकी सीटें घट बढ़ सकती हैं। घटती तो है नहीं जनसंख्या, जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ी जाता है, तो इसलिए उनकी संख्या को पिछले डिलिमिटेशन में बढ़ाया गया। सर तभी मैं सोच रही थी, क्योंकि ना हमारे उत्तराखंड में जब 2001 की सेंसस हुई तो 84 लाख अराउंड पॉपुलेशन थी। और उसका 2011 में जब सेंसस हुई तो 1.25 करोड़ आई। तो तब हम जी नहीं सुनते थे कि सीट्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी में चलेगी। तो मैं यही सोच रही जी, थी कि कैसे रिजर्व कैटेगरी में कैसे चली गई होगी सीट। अच्छा, तो वो इसीलिए इसीलिए चली सेंसस गई। के अकॉर्डिंग चली। हाँ, जी। इसीलिए चली गई, नहीं सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं। सेंसस ने तो बताया कि सीट इनकी जनसंख्या का अनुपात बढ़ गया है। कितना बढ़ और गया जी। संविधान ये कह रहा है कि जनसंख्या के अनुपात अनुसार ही आपकी सीटों का अनुपात रहना चाहिए। तो उसी अनुपात में जब जनसंख्या में अनुपात बढ़ गया, तो सीटों में भी अनुपात बढ़ गया, रिजर्व कैटेगरी। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाह रही थी कि जी जैसे जी ना ये लिमिट लगाई गई, मतलब ये कहा गया है कि हम भारत में कहीं से भी कोई भी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये लिमिट क्यों लगाई गई कि प्रस्तावक जो है वो पर्टिकुलर उसी स्टेट का होना चाहिए जहां से जी। कोई इलेक्शन लड़ रहा है? ये बहुत इसकी अच्छा पीछे आपने मतलब। प्रश्न पूछा। जी। देखिए, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो भारत के नागरिक के रूप में हमको ये अधिकार है कि हम भारत के किसी भी हिस्से से हम चुनाव लड़के भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसलिए एक मतदाता को ये या एक नागरिक को ये अधिकार दिया गया कि अगर आप कहीं के भी नागरिक हैं, कहीं के भी निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम है मतदाता सूची में, तो आप भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकते हैं, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन आपको उस निर्वाचन क्षेत्र में आपको मतलब उत्तर प्रदेश से जाके और आपको केरल में क्यों चुनाव लड़ना है, गुजरात से आके प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव लड़ना है? तो इसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए।
तो ये कहना पड़ेगा आपको कि हम सब बनारस से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि बनारस के लोग हमको चाहते हैं। देखिए ये प्रस्तावक हैं हमारे, ये कह रहे हैं कि ये आप यहाँ से आके चुनाव लड़ी। अच्छा। या अगर हम जाके केरल से चुनाव लड़ रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, राहुल गांधी, तो हम, या प्रियंका गांधी, तो हमको देखिए साहब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ के आके चुनाव लड़िए। तो हमको ये अधिकार दिया गया कि हम तो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये लगा दी गई कि वहां के लोग आपको चाहते हैं कि नहीं कि आप यहाँ से चुनाव लड़े, इसलिए प्रस्तावक वहीं का होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी, और किसी का कोई सवाल? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सर बात याद आ रही है अभी। सर ने कहा सिंबल नॉर्मली जिस पार्टी का होता है कैंडिडेट, उस पार्टी का सिंबल अलॉट हो जाता है, और स्टेट में किसी पार्टी को अगर सिंबल अलॉट है तो फिर कैंडिडेट को मिल ही जाता है। सर घोसी का उपचुनाव हो रहा था पिछले पिछले के पिछले बार, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी के लोगों ने गाजे बाजे के साथ पूरा उनकी तैयारी करा दी। और क्यों जरूरी है इन सारी चीजों को जानना और बहुत गंभीरता से जानना। सुधाकर सिंह के लोग लखनऊ से जो सिंबल अलॉटमेंट का एक फॉर्म होता है वो लेके चले गए। और जब लेके चले गए, जब पर्चा दाखिला के समय पे उसको रखा उन लोगों ने, तो उस पर पार्टी अध्यक्ष का सिग्नेचर ही नहीं था। नहीं माना होगा उन्होंने। परिणाम ये हुआ कि उन वो सारी सवारी कवायद धरी रह गई और फाइनली वो हाँ, निर्दलीय हो गए। लड़े हो। और पार्टी पार्टी के रूप में कैंडिडेचर उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया। नहीं हुआ, नहीं बहुत हुआ। जरूरी है, बहुत जरूरी है चीजों को जानना। और जितनी चीजें आज सर ने बताई हैं, हमको लगता है कि राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी अगर किसी की है तो उसको ये सारी चीजें जाननी ही होंगी। आप खुद से सोचिए, दिल्ली से बंगाल से लेकर दिल्ली तक जो लोग दौड़ते रहे हैं सिर्फ इस बात को लेके कि हमारा एसआईआर में नाम कट गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। महीनों से ये बात लगातार चल रही थी कि एसआईआर होगा, उसमें ये सारी चीजें औपचारिकताएं रहेंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आपको इतनी बार देखना पड़ेगा, आपको देख के अवेयर रहना पड़ेगा। इसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे थे? अगर लोगों ने समय से वो सारी प्रक्रियाओं पर नजर रखी होती, जैसे सर ने बताया कि हमारे पास ईपिक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वोटर हैं। एपिक है इसका मतलब ये है कि कभी जब वोटर लिस्ट में नाम था तो उसके सापेक्ष हमको ये वोटर लिस्ट जारी हुआ था। आज के डेट में वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, ये देखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आज बहुत सुविधाजनक है, हर वोटर लिस्ट ई फार्म में अवेलेबल है। वोटर लिस्ट पूरी ना भी मिले तब भी आप अपना नाम सर्च कर सकते हो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। और मुझे लगता है कि जो कंडीशन आज के डेट में चल रही है, हर महीने ही आदमी को चेक कर लेना चाहिए कि हमारा नाम बचा है कि नहीं बचा है। सबको अवेयर रहना चाहिए इससे। बहुत जरूरी है ये सारे इलेक्टोरल प्रोसेसेस जो हैं उनको सबको जानना। कोई सवाल? सर ने बहुत स्पष्टता के साथ सारी चीजें बताई हैं। फिर भी कोई सवाल अगर आपका बनता हो, कुछ और जानना चाहते हो, कुछ अतिरिक्त जानने की इच्छा हो, तो आप लोग जरूर अपनी बात रखिए। इतना इतना साइलेंट अगर सब लोग रहेंगे, मुखर बनाने की प्रक्रिया चल रही है और सब लोग बिल्कुल मौन साध लेते हैं, फिर तो सारी कवायद धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा क्यों है? नंदिनी शर्मा, आप कुछ कहिए, कुछ बोलिए, आप लोग कुछ तो बोलिए। यहाँ बोलने की ही तो बात हो रही है कि आप सारे लोग बोलें। जी। आवाज नहीं आ रही है। सर जैसे कितने परसेंट अगर वोट मिलते हैं तो उस व्यक्ति को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिलता है। तो किस आधार पर मतलब उस दल से वो दर्जा छीन भी सकता है अगर उसको अगले चुनाव में वोट कम मिलता है तो। जी बिल्कुल सर, इस तरह से हाँ, तो हुआ क्या भी है। क्या इनका प्रश्न ये पूछा? कहना इनका ये कहना है कि कुछ पार्टियां होती हैं जिनको प्राप्त मत प्रतिशत के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। तो क्या यह दर्जा छीन भी सकता है अगर हाँ, मत क्यों नहीं प्रतिशत कम छिनेगा? हुआ तो? जी। बिल्कुल छिनेगा, बिल्कुल छिनेगा। वो कंडीशंस जो है, इलेक्शन कमीशन आपको सॉफ्ट व्यू ले सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन जो हरताए हैं कि आपको 8% वोट या 6% आपको चाहिए और इतने कैंडिडेट्स लोकसभा में चाहिए, तो जो रिकग्निशन की
कंडीशंस है, वो रिकग्निशन की कंडीशंस नहीं कि एक बार आपने अगर उसको प्राप्त कर लिया तो आप हमेशा के लिए आजीवन जो है आप उस दल की मान्यता आपकी राष्ट्रीय पार्टी की हो गई। अगर राष्ट्रीय पार्टी होने की जो शर्तें हैं अगर वो लगातार आप नहीं पूरा कर रहे हैं तो नेचुरली इलेक्शन कमीशन आपको कह देगा कि अब आप एक राज्य की पार्टी हैं, आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को ये राइट है। ठीक है, और किसी का कोई इसी सवाल? इसीलिए जी सारी सर। पार्टियां बराबर ये चीज इलेक्शन कमीशन को हर वर्ष उनको सबमिट करना पड़ता है, अपने सारे डिटेल्स इलेक्शन कमीशन मांगता रहता है उनसे कि ये आप हमको डिटेल्स देते रहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार आप हो गए राष्ट्रीय पार्टी तो हमेशा के लिए आजीवन हो गए, आप उसको बरकरार रखे हैं कि नहीं ये बताइए आप। जी सर, और एक जो नए नया प्रावधान आपने बताया कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, इस तिथि हाँ पर अगर आपका 18+ होता है तो आपको मतदाता बनाया जाता है। लेकिन जी सर, जी। जैसे कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में मेरा मई में 2000 मैं 2006 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो मेरा मई हम्म 2024 में 18 वर्ष पूरा हो रहा था, लेकिन उस टाइम मेरा मतदाता सूची में नाम आया ही नहीं। नहीं आया नहीं, आएगा कैसे, तो आपकी जिम्मेदारी है ना। जी मतदाता सर, वो सूची मेरा का तो फॉर्म देखिए भरा था। नहीं नहीं, मतदाता सूची में देखिए ऐसा होता है कि एक एसएसआर होता है, एक आई एस एसआईआर जैसा आपने कहा ना कि एक इंटेंसिव रिवीजन होता है। एसआईआर का मतलब क्या होता है कि मतदाता सूची नए सिरे से मान लिया जाती है कि पुरानी मतदाता सूची है ही नहीं और नए सिरे से उसके प्रश्न बनते हैं, नए सिरे से सब कुछ होता है। एसआईआर की प्रोसेस जो इस समय देश में चल रही है, एक होता है एसएसआर, समरी स्पेशल रिवीजन, और वो होता रहता है, और एक होता है ऑर्डिनरी रिवीजन जो होता रहता है कि हर 3 महीने पे इलेक्शन कमीशन अपडेट करता रहता है, क्योंकि अब हर 3 महीने पे नए नए लोग जुड़ते रहते हैं तो 3 महीने पे अपडेट होता रहता है, वो नॉर्मल रिवीजन होता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका नाम मतदाता सूची में आया है क्यों नहीं है। मैंने आपसे जैसे कहा कि मतदाता सूची फाइनली प्रकाशित भी हो जाती है और नामांकन शुरू भी हो जाता है, तो नामांकन के तिथि तक आप जाके ये कह सकते हैं कि जी मैं तो 18 वर्ष की हो गई हूँ, मेरा नाम इसमें आप जोड़िए। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपने सब साथ ले जाइए। मतलब कहने का ये है कि जो प्रशासनिक गड़बड़ियां हैं वो तो है ही है, उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। वो जो है वो तो हम लोग क्लरिकल इम्पैथी है, कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। लेकिन एक मतदाता की जागरूकता का जो अभियान चलाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, मुझे लगता है कि बहुत ही वो आंशिक अभियान होता है कि आप जाइए केवल वोट करिए। मतदाता जागरूकता अभियान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिन्न अंग ये होना चाहिए कि मतदाता को ये भी जागरूक करिए कि वो मतदाता है भी कि नहीं मतदाता, कि ये मान के चल रहा है कि मैं तो 18 वर्ष की हूँ साहब, मेरा तो फॉर्म भर दिया, हो ही गया मतदाता सूची में नाम आ गया। जैसा डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा कि अब तो आजकल हम लोगों को हर महीने जांचने की जरूरत है कि भैया हमारा नाम उसमें कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ, कटा तो नहीं। तो मतदाता जागरूकता का ये भी अर्थ है। मतदाता जागरूकता के साथ साथ मैं तो ये भी चाहता हूँ कि पार्टी जागरूकता का भी अभियान शुरू हो, कि इलेक्शन कमीशन पार्टियों को भी जागरूक करे और ये बताए कि भैया आप लोग जो है अच्छे उम्मीदवारों को क्यों नहीं लाते हो, आप अपराधी उम्मीदवारों को लाते हो। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया हुआ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर कोई भी पार्टी अगर किसी क्रिमिनल कैंडिडेट को टिकट देती है तो 48 घंटे के अंदर वो तुरंत बताए कि साहब उसने जो है क्यों इस कैंडिडेट को वोट दिया, को दिया है टिकट, उसका कारण क्या है। तो बहुत सारे प्रावधान है जो कि हैं, लेकिन उन प्रावधानों को अपने पक्ष में मोड़ना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप इससे हतोत्साहित ना हो और आप जाके सुनिश्चित करें कि आपका नाम जो है मतदाता सूची में अवश्य जुड़ा होना चाहिए। अपने एरिया जी के सर। बीएलओ से, हाँ अपने एरिया के बीएलओ से मिलिए। अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग तो हम लोग तो ऑनलाइन में बहुत ही पिछड़े और प्रकार से अज्ञानी हैं, लेकिन आपकी जो जनरेशन है वो तो ऑनलाइन में बहुत ही आगे फॉरवर्ड है। आप ऑनलाइन जी चीजों सर। को करिए और जाइए तो इलेक्शन कमीशन ऑफिस दफ्तर और मिलिए उनसे और कहिए कि डांटिए उनको कि हमारा जो है आपने नाम क्यों इसमें नहीं रखा हुआ है, हमने फॉर्म भरा हुआ है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, बताइए क्या कमी है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा करने की जरूरत है, दृढ़ता दिखाने की जरूरत है, नागरिक का अधिकार एसर्ट करने की जरूरत है। और केवल ये मान के नहीं चलना है कि हमको मिल गया है तो बस ठीक हो गया है। ठीक है।
जी सर। और उस मतलब इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन के बाद मेरा नाम जुड़ भी गया था और वोटर आईडी मतलब बन गया है। और अच्छा, सर एसआईआर के बाद मैंने चेक किया तो अभी मतदाता सूची में नाम है मेरा। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन चलिए आपको बल। थैंक यू आपने सर। जो है एक शुरुआत तो कर दी, एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाई आपने, एक अच्छे मतदाता की भूमिका निभाई। अब एक अच्छे राजनीतिज्ञ के लिए भी तैयारी करिए, तब कुछ बात बनेगी। हम्म। हम्म। जी सर। कोशिश चलिए। करिए, कठिन डगर है, कठिन डगर है, लेकिन अभी बहुत समय है और तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है। एक बार संकल्प लीजिए तो संकल्प से सिद्धि होने में फिर आसानी रहती है। बिना संकल्प के कुछ होता नहीं है। केवल एक कोर्स कर लेने से कुछ नहीं होगा, कोर्स के साथ साथ एक संकल्प लेना पड़ेगा कि नहीं, आई हैव टू ट्राई, है ना, एंड आई हैव टू वर्क फॉर दैट। जी सर। धन्यवाद। ओके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को। बहुत अच्छा लगा आज का ये सेशन। बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी मौलिक चीजें जो भारतीय राजनीति के बारे में सबको जाननी चाहिए, सभी को जाननी चाहिए, वो सर ने बताया आज। बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां भी सामने आई सबकी। नंदिनी की वो समस्या भी, बहुत अच्छा प्रोविजन है आज। आप किसी एसएसआर का इंतजार नहीं करना है आपको। 24 घंटे पोर्टल खुला हुआ है। केवल इलेक्शन के क्या नाम है, उद्घोषणा से लेके और चुनाव के दिन तक केवल उतने ही दिन पोर्टल बंद रहता है, वरना आप 24 घंटे खुला हुआ है। आप कभी भी नॉमिनेशन अपना वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए अपना आप आवेदन कर सकते हो। और मोबाइल नंबर के साथ करिए। सबसे अच्छी चीज ये है कि हर प्रोसेस पे मैसेज आएगा। जिस दिन आप सबमिट करेंगी फॉर्म अपना, उस दिन भी मैसेज आएगा। वो किस किस बीएलओ को डिप्यूट किया गया उसका भी मैसेज आएगा। क्या एक्शन लिया जा रहा है उसका भी मैसेज आएगा। मतलब पूरा वर्क फ्लो एक चार्ट की तरह से आपको दिखता रहेगा। किस वजह से नहीं हो रहा है ये भी मैसेज आ रहा है। अगर हो गया तो फिर आपको एपिक नंबर अलॉट हो गया, भले ही वो आपके वोटर लिस्ट में है या नहीं है। इस बार बहुत सारे नाम ऐसे भी है एसआईआर के बाद कि उनका उनको एपिक नंबर अलॉट हो गया, लेकिन जो वोटर लिस्ट बनी थी उसमें उनका नाम नहीं था। अ, बहुत बार ऐसे भी लोगों का हुआ जो 18 साल के नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने भी अप्लाई कर दिया है। और अप्लाई कर दिया, जब 18 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद उनका नाम सीधे सीधे सूची में शामिल कर लिया यस जाएगा। ऑनलाइन यस जाने की यस। जरूरत है। ऑनलाइन जाने की जरूरत है। बहुत अच्छा प्रोविजन है, कम से कम इस मामले में तो बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। ऑनलाइन को एक्सप्लोर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को, और सर का विशेष रूप से। इतनी थकाऊ यात्रा के बाद भी आज हम लोगों के लिए, मैंने सर को आज सुबह से डिस्टर्ब नहीं किया कि अभी आए हैं फिर तुरंत इस पर लगे होंगे। तो फिर आगे हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे थर्सडे को। और हम लोगों का प्रयास रहेगा, संडे को हम लोगों का प्रयास रहेगा कि किसी और विषय पर, और अब व्यवहारिक विषयों पर ही हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत आभार आप सारे लोगों का समय देने के लिए। थैंक यू अगले थैंक यू। सेशन के इंतजार में। सभी को प्रणाम।